एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न विद लक्ष्य। आज का वीडियो हम लोग होने वाला है वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में, जिसमें अपन को सिर्फ और सिर्फ दिखता है एक बहुत बड़ी सी इमेज। और उस इमेज में क्या होता है, उस इमेज ये जो इमेज है ये किसकी मतलब कौन से पेंटर की इमेज है। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाई थी इस फ्रेंच आर्टिस्ट ने, और फ्रेंच आर्टिस्ट का जो नाम था फ्रेडरिक सोरियो। ओके, इस फ्रेंच आर्टिस्ट का जो नाम था फ्रेडरिक सोरियो था। ओके, एंड देन इसके बारे में बताया कि ये क्या सिंबलाइज करती है, ये पूरी जो पिक्चर है वो क्या सिंबल मतलब क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात बताया गया कि जो यूरोप और अमेरिका के जो पीपल है वो क्या करते हैं, वो मार्च करते हैं एक ट्रेन में। आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, इसमें लाइन से चल रहे हैं ना, तो ये एक मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। ओके, और एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रहा होगा आपको, है ना, उसके हाथ में क्या है, एक टॉर्च है, जिसे एक टॉर्च है और एक मतलब बुक है। ओके, तो वो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाती है। ओके, एंड उसके साथ ही का साथ जो जर्मनी है, इसमें ये बोला कि जर्मनी इज़ नॉट यूनाइटेड नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हो एक फ्लैग है जिसमें ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग यूज़ किया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसकी हो गई, ये हमारी हो गई पेंटिंग, और पेंटिंग क्या थी और आर्टिस्ट की बात हो गई। देन हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट ही हमारा आ जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो इसमें क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ आइडिया ऑफ नेशन में है क्या। तो देखो, सबसे पहले इसमें हम समझाया गया है क्या है, इसमें पहले ये बात समझाई गई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, है ना। तो सबसे पहले बात हमारे क्या क्या चेंजेस आए थे, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो देखो क्या क्या चेंजेस आए थे। तो पहला जो हमारा चेंज था वो फ्लैग में आया था। यहाँ पे क्या, फ्रेंच का जो फ्लैग है वो चेंज हो गया था, ट्राई कलर में आ गया था वो। ठीक है, किससे रिप्लेस होकर, रॉयल स्टैंडर्ड जो था, है ना, फॉर्मर था, उससे रिप्लेस होकर हमारा ट्राई कलर में आ गया था। क्या, फ्रेंच का फ्लैग, नॉट इंडिया का। ठीक है, ट्राई कलर से इंडिया मत सोचे ना, फ्रेंच का फ्लैग आ गया था। अब क्या, जो ईस्ट स्टेट जनरल क्या जो था वो हमारा क्या हो गए, अब वो चेंज हो गए, कन्वर्ट होकर किस में आ गए, नेशनल असेंबली में हो गए। ठीक है, ईस्ट स्टेट जनरल नेशनल असेंबली में। अब हमारा जो तीसरा चेंज है वो है कि जो फ्रांस था, है ना, जो फ्रांस था जो मतलब बोलते थे कहाँ, हमारे जो फ्रेंच की जो लैंग्वेज है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, उसे नेशन लैंग्वेज बना दिया गया था। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, तो फ्रेंच की जो लैंग्वेज है वो बना दी गई थी क्या, नेशन लैंग्वेज। देन फोर्थ हमारा ये है कि हमारा नेशनल एंथम जो था वो स्टैब्लिश कर दिया गया था। एंड द लास्ट फिफ्थ इज दैट यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया था वेट एंड मेजर्स के। हमने देखा था कि जो वेट और मेजर्स के दो थे वो हर स्टेट में अलग थे, लेकिन अब क्या कर दिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये सारे यूनिफाइड हो गए थे। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा आता है स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। इसमें बताया क्या गया है, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म में है क्या, तो ये देखते हैं हम लोग। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म मतलब जैसे ही हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो भी चेंजेस आए हैं, जैसे कि अभी अपन ने देखा क्या क्या चेंजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, देन क्या होता है, देन फ्रेंच के जो आर्मीज पीपल्स हैं उनके मतलब उनके अंदर क्या हो जाता है, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाती है। उनके अंदर ही नहीं, मतलब पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाती है। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या पता चलता है कि ये लोग भी आज़ाद करवा सकते हैं, तो हम भी अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ गई थी। अब क्या आ जाता है सबसे मेन, दैट इज़ द रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें क्या होता है, अब नेपोलियन बोनापार्ट आता है, ठीक है, ये आता है, और एक क्या, सिविल कोड। जो नेपोलियन बोनापार्ट है जब वो आता है तब एक सिविल कोड को ऑर्गेनाइज करता है। उस सिविल कोड को हम मतलब नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, सिविल कोड भी बोलते हैं, और 1804 कोड भी बोलते हैं। इस कोड में क्या है, इस कोड के जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। ओके, इस कोड में क्या रहता है, इस कोड में पहली चीज़ें ये बताइए कि इक्वलिटी जो थी
इस्टेब्लिश इक्वलिटी, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट है हमारा जो फेडरल सिस्टम था वो अबॉलिश कर दिया था। एंड द फोर्थ पॉइंट इज जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम जो थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे जब से नेपोलियन बोनापार्ट आया था और ये सिविल कोड आया था। नाउ फोर्थ के बाद फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वो है स्टैंडर्ड वेट मेजर्स, ये जो थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए थे, ठीक है। देन हमारी एक कॉमन करेंसी बन गई थी। पहले क्या था, पहले ना 30 करेंसी थी, 30 करेंसी थी। अभी 30 करेंसी के बाद क्या हो गए, 2 करेंसी आ गई थी, ठीक है, ऐसा हुआ था। सो आई होप इतना पता आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि यहाँ पर जो सोसाइटीज़ बनी गई थी, क्या बनी गई थी, सोसाइटीज़। यहाँ पर 3 सोसाइटी बनी गई थी। ओके, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आ गया यहाँ पे। अब कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास और पीजेंट्स आते हैं। फिर लिबरल में कैसे बदलते हैं ये, मिडिल क्लास, सब देखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई थी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे 2 सोसाइटी थी। पहले तो कौन सी थी, एरिस्टोक्रेसी, और एक दूसरी थी जो कि एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या, हाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच। एरिस्टोक्रेसी मतलब समझ जाना कि जो रिच होते हैं, जिनके पास बहुत लैंड लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। और एक कौन था, एक पुअर पीजेंट थे, एक पीजेंट थे जो कि बहुत ज़्यादा पुअर थे, ठीक है। अब क्या करते थे, जो एरिस्टोक्रेसी है वो पुअर पीजेंट को हर समय सप्रेस करते थे, है ना, दबाव डालते थे उनके ऊपर, ठीक है, उन्हें सप्रेस करते थे, उन्हीं से सारे काम करवाते थे। कौन, एरिस्टोक्रेसी। अब क्या हुआ हमारा 1750s में, क्या 1750s में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उस 1750s में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और उस रिवॉल्यूशन से हमारी किसकी, मतलब क्या आई, कौन सी, मतलब कौन सा ग्रुप आया, हमारा मिडिल क्लास ग्रुप का मतलब इन्वेंशन हुआ, है ना, इन्वेंशन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो मिडिल क्लास का जो है वो आए यहाँ पर, ठीक है। किसके बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1750s, ठीक है, 1750s, दिस डेट यू मस्ट हैव टू नो, ठीक है। 1750s के बाद क्या आ गए थे, हमारे मिडिल क्लास आ गए थे। अब क्या हुआ, ये मिडिल क्लास लिबरल नेशनलिज्म में कैसे बदले। देखो हुआ क्या था, हमारा जैसे कि जो मिडिल क्लास है उनने देखा कि जो एरिस्टोक्रेसी वो पूरे पीजेंट को क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्हें ना इक्वलिटी चाहिए थी, और उन्हें इक्वलिटी की चाहिए थी, एक नेशनल यूनिटी चाहिए थी उन्हें। तो इस नेशनल यूनिटी और फ्रीडम चाहिए था। तो लिबर एक लैटिन वर्ड है लिबर, और उस लिबर का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, मतलब फ्री होता है लिबर का मतलब। तो लिबरलिज्म हो गया हमारा, यहाँ पे लिबर हो गया, है ना। तो इसका मतलब कि जो पर्सन को फ्रीडम चाहिए है उन्हें हम बोलते हैं लिबर, जो पर्सन को इक्वलिटी चाहिए है उन्हें हम बोलते हैं लिबर्स, ठीक है, लिबरल। अब क्या होता है, लिबरल में जो रहते हैं अब 2 टाइप्स हो जाते हैं। इस पार्ट में अपन 2 टाइप्स पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, पहला अपन पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 टाइप्स हो जाते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल और दूसरा पढ़ेंगे अपन इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो पॉलिटिकल में क्या होता है, पॉलिटिकल मतलब कि एक इंडिविजुअल पर्सन, पॉलिटिकल समझ जाना कि एक इंडिविजुअल पर्सन की फ्रीडम, इकोनॉमिकल समझ जाना कि एक मार्केट की फ्रीडम, इकोनॉमिक ए मार्केट, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमिक होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक मतलब मार्केट की फ्रीडम चाहिए और पॉलिटिकल मतलब एक इंडिविजुअल की फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारी, जो एक लास्ट में है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, द कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन को और क्या बोलते हैं, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए, बट आप कर सकते हो, ओके। कस्टम यूनियन का एक और सेकेंड नेम है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये कस्टम यूनियन 1834 में इस्टेब्लिश करी गई थी, ये कस्टम यूनियन।
क्यों करी गई थी? जो 30 करेंसी थी उसे 2 करेंसी में कन्वर्ट किया था इस कस्टम यूनियन के कारण। जो वेट मेजर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म्स लाए गए थे और जो टैरिफ बैरियर्स हैं, मतलब जो टैक्सेस लिए जाते थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस लिए जाते थे, उसे भी अबॉलिश किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी कस्टम यूनियन में। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अ न्यू कंजर्वेटिज्म इन 1815। तो 1815 में कौन सी नई कंजर्वेटिज्म आई थी? तो इसमें क्या हुआ था 1815 में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 1815 में क्या हुआ था, एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू। इस बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ था, इस बैटल ऑफ वाटरलू में जो नेपोलियन और पराब कंट्री थी, पराब मतलब पी से पुरशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। तो ये जो पराब कंट्रीज थी और नेपोलियन के बीच में क्या हुई थी, एक वॉर हुआ था, एक बैटल हुआ था, और इस बैटल को हम बोलते हैं द बैटल ऑफ वाटरलू। और 1815 में जो हमारा नेपोलियन था तो वो क्या हार गया था मतलब इस बैटल में नेपोलियन हार गया था और कंजर्वेटिव्स में क्या हो गए थे, मतलब इन्हें मेजोरिटी में आ गए थे, इन्हें पावर मिल गई थी। अब हार गए वो, ठीक है, नेपोलियन। तो अब ट्रीटी ऑफ वियना जो था, ट्रीटी ऑफ वियना जो था एक साइन हुआ था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था किसके बीच में, पराब कंट्री के बीच में साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना का हेड कौन है, लीड कौन कर रहा था ये ट्रीटी ऑफ वियना, डक मेटरनिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, द डक मेटरनिस। तो एक आ सकता है कि व्हाट आर द रोल फॉर डक मेटरनिस, ठीक है, सो यू मस्ट नो अबाउट डक मेटरनिस, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब डक मेटरनिस ने ये ट्रीटी ऑफ वियना किया था। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना में, इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें लिखी गई थी, ऐसा तो नहीं कि ऐसे साइन कर दिया, कुछ तो चीज़ें होगी। तो उसमें पहली एक फर्स्ट चीज़ें ये लिखी थी कि जो जितने भी चेंजेस करे थे नेपोलियन ने, है ना, क्योंकि उसने अच्छे चेंजेस करे थे नेपोलियन ने, हाँ कुछ ख़राब थे लेकिन बाकी तो अच्छे थे ना, तो उस चेंजेस को उनने क्या कर दिया था, उस चेंजेस को उनने अंडो कर दिया था, ठीक है, वापस से कर दिया था, ठीक है। अब जो बर्बन डायनेस्टी है, जब नेपोलियन आया था बर्बन डायनेस्टी चले गए थे, मतलब हट गई थी, लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना में बर्बन डायनेस्टी को फिर से क्या कर दिया था, रीस्टोर कर लिया था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है और दैट इज़ जो फ्रेंच था, फ्रेंच को छोटे छोटे एरिया से, पोर्शन से कवर कर दिया था, जिससे जो फ्रेंच की जो एरिया है ना, फ्रेंच का जो बाउंड्रीज है वो ज़्यादा एक्सपांड ना हो, फ्यूचर में ज़्यादा एक्सपांड ना हो। अब क्या हो जाता है, जो हमारा कंजर्वेटिव्स में जो थे, है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे लिबरल्स थे वो क्या हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव में जो रहते हैं वो जीत जाते हैं और लिबरल हार जाते हैं। अब जो लिबरल रहते हैं अब क्या करते हैं, अब ये लोग ना एक अंडरग्राउंड क्या बनाते हैं, अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जो लिबरल्स रहते हैं, हमारे लिबरल्स रहते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और अंडरग्राउंड करके कुछ तो कर रहे होंगे। अब अंडरग्राउंड करके एक पर्सन है जो कौन था, अंडरग्राउंड करके सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे, और एक पर्सन था जिसका नाम था गुज़ेपी मेज़नी। तो एक गुज़ेपी मेज़नी पर्सन था जिसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। पहला हमारा इटली में बनाई थी सोसाइटी, मतलब यंग इटली इन मर्साइल्स, और यंग यूरोप इन बर्ने, यंग यूरोप बनाई थी उसने इन बर्ने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारा, कौन, डक मेटरनिस, ओके, यू मस्ट नो अबाउट इट। और एक और आता है PYQ में कि जिनोआ में कौन बॉर्न हुआ था, सो दैट इज़ द पर्सन गुज़ेपी मेज़नी। इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली इन मर्साइल, यंग यूरोप इन बर्ने। और इस बार एक और मतलब स्टेटमेंट लिख देना कि जो डक मेटरनिस था उसने इस गुज़ेपी मेज़नी को कैसे डिस्क्राइब किया था, उसने ये बोला था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये स्टेटमेंट बोली थी किसने, डक मेटरनिस ने, किसके बारे में, गुज़ेपी मेज़नी के बारे में। आ जाता है हमारा द रिवॉल्यूशनरीज। इस
का जो मेन टॉपिक है जो कि है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। इसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशंस होते हैं। तो हमारा पहला रिवॉल्यूशन जो है 1830 जुलाई रिवॉल्यूशन। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो बर्बन डायनेस्टी थी वो क्या मतलब ट्रीटी ऑफ वियना में बर्बन डायनेस्टी जो थी, बैटल और वाटरलू में बर्बन डायनेस्टी वो रीस्टोर हो जाती है ना। फिर क्या होता है, फिर अब का क्या होता है, लिबरल आके रिवॉल्यूशन करते हैं जिसे हम जुलाई रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें जो लिबरल्स मतलब उठा के फेंक देते हैं बर्बन डायनेस्टी को, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, इसके दो आउटकम निकलते हैं। इसका पहली बात एक आउटकम ये निकलता है द अपराइजिंग इन ब्रिसल्स। ब्रिसल्स में अपराइजिंग होती है, मतलब जो बेल्जियम जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किससे, यूनाइटेड किंगडम का जो नीदरलैंड है उससे। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि यूनाइटेड किंगडम से ब्रेक हुआ था कि नीदरलैंड से हुआ था। तो बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक आता है, नीदरलैंड उससे हुआ था, ठीक है। कि जैसे कि हमारा इंडिया के अंदर क्या आता है, गुजरात, तो गुजरात, ठीक है। तो वैसे ही होता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या आता है, नीदरलैंड, ठीक है। तो बेल्जियम किससे ब्रेक हो गया था, नीदरलैंड से ब्रेक हो गया था। अब क्या होता है, अब सेकेंड आउटकम ये निकलता है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर से क्या था, मतलब मोनार्की था वहाँ पर, और लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो उन लोग ने वेस्टर्न यूरोपियंस जो है उनका सहारा लेकर, सपोर्ट लेकर, और एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बैरन, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उनने क्या किया था, उन्हें बहुत सारी पोएट्रीज लिखी थी, ठीक है। और वो कैसे मरे ये भी पूछ सकते हैं। तो वो फीवर में मरे थे, 1824 में वो मरे थे, फीवर से मरे थे, जब वॉर चल रही थी और तब फीवर से वो मर गए थे, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, फाइनली अब होता क्या है, फाइनली क्या होता है, फाइनली अब जो रहता है हमारा जो ग्रीस रहता है, उन्हें उसे क्या मिल जाती है, उसे मिल जाती है फ्रीडम मिल जाती है, मतलब उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। दिस लाइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कब मिलती है, 1832 में मिलती है। और कौन सी ट्रीटी में मिलती है, ट्रीटी ऑफ, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन टेल ईजिली, ठीक है। अब क्या होता है, ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे कल्चर, मतलब इसका मतलब कि हम हमारा देश है, जैसे कि हमारा देश है, हमारा इंडिया है, हर एक छोटे छोटे बच्चे झंडा फहराते हैं क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाती है। हमने तो सिखाया नहीं कि जाओ वहाँ जाके झंडा फहराओ, वो खुद से करते हैं। वो ऐसा कैसे, क्योंकि उनके अंदर नेशनल फीलिंग्स है, नेशनलिज्म फीलिंग्स है। कैसे है, कैसे डेवलप होती है, कल्चर से डेवलप होती है, आर्ट से डेवलप होती है, पोएट्री से, स्टोरीज, म्यूज़िक, ठीक है। इन सबको हम एक्सप्रेस करें नेशनलिस्ट फीलिंग्स में, तो ये सारी क्या डेवलप होगी हर एक इंसान में। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर रहता है जिसका नाम होता है जॉन गॉटफ्रेड हैडर। ये जो रहता है फिलोसोफर, इस फिलोसोफर ने भी सेम चीज़ें बोली कि यदि आपको नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करनी है किसी भी पर्सन में, तो सबसे पहले आप कल्चर को अडॉप्ट करो। डास वॉल्क है ना, कल्चर वाले कथा जो होते हैं, डास वॉल्क वो यूज़ करो, ठीक है। फोक लॉर करो, मतलब फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्रीज और फोक डांस, ये सारी आप चीज़ें इस्तेमाल करोगे ये सारी चीज़ें, तो क्या होगा, हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। इसमें क्या होता है, पहले तो हम लोग एक टॉपिक समझेंगे, मतलब जो हमारा सब टॉपिक्स है, जो कि हंगर से हमें समझ आ रहा है भूखमारी से मरे थे लोग, ठीक है। अब हमारा हार्डशिप और स्ट्रगल दोनों सिनोनिम है, ठीक है। तो हार्डशिप बोलो या स्ट्रगल बोलो, वी डोंट हैव टू कंफ्यूज, ठीक है, एक यही है, ठीक है। तो स्ट्रगल किया था बहुत सारे लोगों ने। फिर पॉपुलर रिवॉल्ट। अब देखो हमारा क्या हुआ था, जुलाई रिवॉल्यूशन में मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया था। हमने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, पहले मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। तो वैसा ही इसमें हुआ है कि मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड कौन था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड जो था लुइस फिलिप था। अब इस लुइस फिलिप के अगेंस्ट लोग क्या करते थे,
पॉपुलर रिवॉल्ट करते थे। किसके अगेंस्ट? लुइस फिलिप के अगेंस्ट। क्यों करते थे? क्योंकि मतलब यही बचा हुआ है ना अभी मोनार्की में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई तो भी ऐसे मतलब वो नहीं है कि हट जाए, है ना, भाग जाए यहाँ से, क्योंकि इतने सारे लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं लेकिन तो भी इन्हें मोनार्की चाहिए। ठीक है, तो अब क्या रहता है, अब क्या होता है, हंगर हार्डशिप होती है, लोग मारे जाते हैं भूखमारी के कारण। ठीक है, जो प्राइजेस होते हैं, है ना, मतलब जो फूड के शॉर्टेज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कमियां हो जाती है फूड की, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट्स नहीं रहते हैं ना, मतलब जॉब वगैरह नहीं रहते, वो कहाँ कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे। ठीक है, और जो फूड मतलब जो फूड ग्रेन्स की जो दाम थे, है ना, वो सारे हाई हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब क्या होता है, लुइस फिलिप जो रहता है ना, जो कि हमारा हेड था, किसका हेड था अभी मैंने बताया, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो जो 1848 हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट मेन टॉपिक में, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। तो 1848 में ऐसा क्या होता है, लुइस फिलिप जो था 1848 में भाग जाता है, क्लाइमैक्स आया है। क्या, क्यों भाग जाता है? अब उसे डर लगता है कि अब तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, इतनी ज़्यादा पावर में अकेला मैं क्या कर लूँगा। ठीक है, तो उसे भागना ही पड़ता है। और फाइनली 1848 में फ्रांस को क्या मिल जाती है, रिपब्लिक मिल जाती है, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड कर देती, क्या कर देती है, प्रोक्लेम्ड, रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड कर देती है। और यहाँ पर दो चेंजेस आए थे रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड करने के बाद। पहला चेंज था, सफरेज राइट मिली थी सिर्फ और सिर्फ मेल्स को। कितने अबो? 21 अबो मेल्स को सफरेज राइट मिली थी। देन सेकेंड इज, लोगों को राइट टू वर्क और एम्प्लॉयमेंट मिली थी। ठीक है, ये हो गया हमारा द सिलीसिया एपिसोड। सिलीसिया एपिसोड जो रहता है हमारा, सो अब हम लोग आ जाते हैं सिलीसिया एपिसोड, या मैं एपिसोड बोल रही हूँ बिकॉज एक पूरा जैसे एपिसोड होता है ना हमारे मतलब कोई से भी सीरियल्स का, वैसे ये भी। ठीक है, तो होता क्या है, 1845 की बात है। 1845 में क्या था, एक वीवर्स थे। वीवर्स मतलब जो वीव करते थे, कॉटन वीवर थे ये। ठीक है, तो कॉटन को वीव करा करते थे कौन? वीवर्स। ठीक है, और उनके मालिक कौन थे? कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो क्या, वीवर्स से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा कम देते थे। ठीक है, वीवर से जो पैसे मतलब जो वीवर को पैसे बहुत कम देते थे, वो काम डबल ट्रिपल करवाते थे। अब वीवर्स को लग रहा है ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। सारे जो वीवर्स रहते हैं वो सारे मिलते हैं 4 जून को 2 बजे, और क्या होते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा बड़ा क्राउड बन जाता है वीवर्स का। और वो लोग कहाँ जाते हैं, वो लोग जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के घर जाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो हाई वेजेस थी, है ना, उसके डिमांडिंग के लिए उन्हें हाई वेजेस चाहिए थी। किसे चाहिए थी? वीवर्स को, क्योंकि वो लो वेजेस देता था। किसे देता था? वीवर्स को देता था। कौन देता था? कॉन्ट्रैक्टर्स देता था। तो क्या हुआ था, दो मतलब 4 जून को गए थे, 2 बजे गए थे उनके घर, जा गए उनके घर के मतलब सारे विंडो वगैरह मतलब क्या करना, स्मैश कर दिए थे, पूरे तोड़ दिए थे। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो पता चल जाता है कॉन्ट्रैक्टर को कि ये लोग हमारे घर आ गए हैं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग जाता है और पड़ोसी वाले गांव में, नियर बाय विलेज में जाकर छुप जाता है। अब वीवर्स ने देखा कि कॉन्ट्रैक्टर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो भी ढूंढने लग जाते हैं और विलेज में कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा क्लैश हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है। क्लैश होने के बाद जो 11 वीवर्स रहते हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो 11 जो वीवर्स रहते हैं हमारे, वो मारे जाते हैं। किस में मारे जाते हैं? यहाँ पे एक क्लैश होता है, किसके बीच में होता है क्लैश? कॉन्ट्रैक्टर और व्यूवर्स के बीच में क्लैश होता है। तो ये हमारा हो गया सिलीसिया एपिसोड 1845 का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो 1848 में रिवॉल्यूशन क्या हुआ था लिबरल्स का, वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखो, डिमांड होती है यहाँ पे, क्या होता है, सबसे पहले ना लोग जो थे वो डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें एक पार्लियामेंट चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। हमें किसकी फ्रीडम चाहिए? प्रेस की और एसोसिएशन की। जर्मन नेशनल असेंबली बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बनाते हैं। कितनी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, इलेक्ट होते हैं? 831 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। अब जो विलियम कौन था? विलियम 4 था।
विलियम फोर को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि यदि तुम्हें बनना है राजा तो बन जाओ। अब विलियम जो फोर रहता है वो सोचता है कि ऐसे कैसे बन जाओ, तुम्हारे मतलब पावर तुम्हारे हाथ में रहेगी, मैं तो बस ऐसे राजा का मतलब नाम भर कर राजा रहूँगा, ठीक है। तो उसने डिनाई कर देता है, ठीक है। अब डिनाई कर देता है, ठीक है, कौन? विलियम फोर डिनाई कर देता है, ठीक है। अब इस पार्लियामेंट में सबसे बड़ा हाथ किसका था, मतलब कि पार्टिसिपेशन किसका था? वुमेन्स जो वुमेन्स थी उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्ट लिया था इसमें, ठीक है। लेकिन उनने तो लिया था, उनके तरफ से 100% था, लेकिन मतलब मेल्स की तरफ से 100% नहीं था। क्यों नहीं था? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ और सिर्फ मेल्स से, जो फीमेल थी, जो वुमेन्स थी, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर थी, वो बस ऊपर से देखा करती थी, वो कुछ नहीं करती थी, ठीक है। और ये जो पूरा पार्लियामेंटल का सोचा था कि पार्लियामेंट बनाएंगे और ये सब करेंगे, कहाँ पर बनाया था? चर्च ऑफ सेंट पॉल के चर्च पे बनाया गया था, ठीक है। इन लोगों ने सोचा था कि हम लोग पार्लियामेंट वगैरह बनाएंगे, और लेकिन ये जो पार्लियामेंट रहता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा आ जाता है सबसे मेन टॉपिक, यूनिफिकेशन क्या होता है। जर्मनी यूनिफिकेशन में जो हमारा प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर होता है ओटो वन बिस्मार्क, उसे मिल जाती है पूरी की पूरी क्या मिल जाती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि तुम्हें को क्या जर्मनी को ही क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंस मतलब करना है, इंडिपेंड करना है, ठीक है, फ्रीडम करनी है, ठीक है, मोनार्की को हटाना है। तो चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने 3 वॉर लड़ी थी। कितनी वॉर लड़ी थी? ओटो वन बिस्मार्क ने 3 वॉर लड़ी थी, ठीक है। किसके बीच में लड़ी थी? हमारा किसके बीच में? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। तो इन तीनों के बीच में 3 वॉर लड़ी थी। कितने सालों तक? 7 ईयर तक लड़ी गई थी ये वॉर्स, ठीक है, 7 सालों तक ये वॉर लड़ी थी। और फाइनली इन तीनों वॉर में ओटो वन बिस्मार्क जो रहता है वो जीत जाता है। और हमारा 1871 कब हो जाता है? 1871 में हमारा जो रहता है क्या, जर्मनी वो यूनिफाइड हो जाता है, ठीक है, हमारा जर्मनी यूनिफाइड हो जाता है। और जनवरी 1871 जब यूनिफाई होता है, तभी जनवरी को क्या करते हैं ये लोग एक नया एम्पायर रखते हैं। और एम्पायर कौन था? केजर विलियम वन। इसे एम्पायर बना देते हैं, कहाँ का? जर्मनी का एम्पायर बना देते हैं। तो हमारा हो गया यहाँ पर क्या? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम लोग देखते हैं इटली का। इटली में क्या होता है? इटली में एक सैर्डिनिया पिडमोंट जो रहता है एक एरिया, ठीक है, उसका जो एम्पायर रहता है विक्टर इमैनुअल सेकेंड। अब उसके हाथ में क्या थी? जैसे कि हमारा ओटो वन बिस्मार्क के हाथ में थी, तो यहाँ पर विक्टर इमैनुअल सेकेंड के हाथ में थी कि तुम्हें को करवाना है क्या? इटली का यूनिफिकेशन। विक्टर इमैनुअल 2 ने कैवियोर और गारिबाल्दी की मदद ली थी। कैवियोर जो था, कैवियोर ने क्या मतलब मोनार्की कहाँ की हटाई? नॉर्थ इटली का जो नॉर्थ पार्ट था उसकी मोनार्की हटाई। किसने हटाई? कैवियोर ने, ठीक है। क्यों हटाई? क्योंकि विक्टर इमैनुअल सेकेंड था, उसने कैवियोर की मदद ली थी। अब हमारा जाता है गारिबाल्दी की भी मदद ली थी। गुज़ेपी मज़नी नहीं, गुज़ेपी गारिबाल्दी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो गुज़ेपी गारिबाल्दी जो था उसने साउथ को छुटकारा पाया था, किससे? मोनार्की से। अब जो हमारा रहता है, अब क्या रहता है? अब जो हमारे पॉप रहते हैं वो जो सेंटर में रूल कर रहे थे, अब वो देख लिया कि नॉर्थ भी आज़ाद होगा, साउथ भी, अब मेरा क्या ही होगा, मैं इतना छोटा सा हूँ, है ना। तो वो खुद ब खुद भाग जाता है डर के मारे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा जो इटली रहता है वो यूनिफाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिफिकेशन हो जाता है, किसका? इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। अब हमारा जब बचा है द लास्ट, दैट इज़ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। पहली बात, स्ट्रेंज केस क्यों बोला है? तो स्ट्रेंज केस इसलिए बोला है ब्रिटेन का, जस्ट बिकॉज जो इस
यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ था, इस यूनिफिकेशन में हमने ये देखा था कि इस यूनिफिकेशन में कोई सा भी रिवॉल्यूशन ही नहीं हुआ और ऐसे ही हो गया, मतलब सीधे सीधे। लेकिन इस यूनिफिकेशन में बहुत सालों का गैप था, बहुत साल टाइम लगाया गया था, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे एथनिक क्लासेस रहती है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये 4 क्लासेस रहती है। और ये 4 क्लासेस जो रहती है, इसमें से जो इंग्लैंड था वो पावर में आ गया था कब, 1688 में। 1688 में जो हमारा इंग्लैंड था वो पावर में आ गया था, ठीक है। पावर में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1707 एक एक्ट होता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसमें क्या होता है, इंग्लैंड जो रहता है और स्कॉटलैंड रहता है, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और बनाते क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेट ब्रिटेन बनाने के बाद क्या होता है, अब आयरलैंड बचता है, ठीक है। अब आप बोलोगे वेल्स का क्या, तो जो वेल्स था वो इंग्लैंड से ही जुड़ा रहता है, पास में रहता है, तो उसे तो ऐसे ही जोड़ लिया था, ठीक है। तो इसके बारे में बुक में नहीं बताया गया। अब जो हमारा आयरलैंड रहता है वो क्या होता है, अब आयरलैंड में 2 क्लासेस रहती है, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स होता है जो हमारा, कैथोलिक्स जो हमारा रहता है, अब उसे क्या करते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो होता है वो सप्रेस करता था और प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता था। प्रोटेस्टेंट को तो हमने मिला लिया था किसमें, हमारे यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन कैथोलिक्स बोल रहे हैं हमें खुद का चाहिए कंट्री, है ना। लेकिन एक फिर क्या होता है, फिर एक और कैथोलिक्स में एक इंसान रहता है ना, वॉल्फ टॉन, है ना, इसका नाम दिया गया है यहाँ पर, ये यू मस्ट हैव टू नो अबाउट इट। तो 1798 में क्या करता है, ये एक रिवॉल्ट करता है और ये रिवॉल्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखा ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं यहाँ पे, एक ही रिवॉल्यूशन हुआ, वो भी वॉल्फ टॉन ने करवाया, ठीक है, 1798 में, और ये फेल हो जाता है। और इतने सालों बाद 1798 के बाद 1801 में फाइनली फोर्सफुली, मतलब फोर्स के कारण ही जो आयरलैंड को जोड़ा गया और हमारा फाइनली ब्रिटेन बन गया। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कैसे बना, कितने साल लग गए और कितना ज़्यादा टाइम लगा और एक भी रिवॉल्यूशन नहीं हुए। अब हमारा आ जाता है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन, या इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंच का जो एलगरी मतलब है फीमेल स्टैचू जो होता है उसे हम बोलते हैं एलगरी। तो फ्रेंच की एलगरी कौन थी, मोरेनिया, ठीक है, और जर्मनी की जर्मेनिया, ठीक है। ये हो गए हमारे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है विजुअलाइजिंग द नेशन में। देन यहाँ पे हमारा आ जाता है इम्पॉर्टेंट, वन मोर इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म जो हमारा बाल्कन प्रॉब्लम्स जो थी, सो बाल्कन प्रॉब्लम्स, तो लेट मी नो कि आपको याद है कि नहीं है। बाल्कन प्रॉब्लम जो थी, हाँ, बाल्कन रीजन मतलब होता है एक इथेनिक रीजन होता है, और बाल्कन का हेड कौन था, ऑटोमन एम्पायर था, है ना। उसकी पावर जैसी ही लो हुई, इंडिविजुअल जो बाल्कन थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गई कि बिग कंट्री, फिर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो थे वो आ गए थे, और रिजल्ट क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बाल्कन के कारण क्या हुआ था, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। किसके कारण, बाल्कन के कारण। ये हमारा एक शॉर्ट रिवीजन हो गया है, यू कैन सी ओवर है, एक बहुत अच्छे सा शॉर्ट रिवीजन है। सो आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।